नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल्स के टॉप 200 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम इस सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बिल्डिंग मटेरियल्स के 100 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स और जॉब इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल्स के टिम्बर और पेंट्स पार्ट से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसी तरह सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जीके, करंट अफेयर्स और सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और आज के वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट। पोर्टलैंड सीमेंट का नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोर्टलैंड सीमेंट का नॉर्मल कंसिस्टेंसी 25% या फिर उससे ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन। ऑर्डिनरी सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द एडिशन ऑफ पोज़ोलाना टू पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेज। पोर्टलैंड सीमेंट में पोज़ोलाना ऐड करने से क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। पोर्टलैंड सीमेंट में पोज़ोलाना ऐड करने से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाता है और श्रिंकेज बढ़ जाता है और परमेबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स। सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस सीमेंट के फाइननेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट के टेंसाइल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा ही टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर सीविंग गुड पोर्टलैंड सीमेंट इन 90 माइक्रोन सीव शुड नॉट एक्सीड। एक अच्छे क्वालिटी के पोर्टलैंड सीमेंट को अगर हम 90 माइक्रोन सीव में सीविंग करते हैं तो जो रेसिड्यू रहता है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वो 10% से ज़्यादा रेसिड्यू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सपेंशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाय। पोर्टलैंड सीमेंट का जो एक्सपेंशन है वो कैसे टेस्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, साउंडनेस टेस्ट से पोर्टलैंड सीमेंट का एक्सपेंशन टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेसिफिक सरफेस ऑफ अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। एक अच्छे क्वालिटी के पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2250 मीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सपेंशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज कॉज्ड बाय। पोर्टलैंड सीमेंट का एक्सपेंशन किसके वजह से होता है? तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। फ्री लाइम जिसका केमिकल फार्मूला है CaO और मैग्नीशिया जो इसका केमिकल फार्मूला है MgO, ये दोनों ही पोर्टलैंड सीमेंट के एक्सपेंशन के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोर्टर आफ्टर 3 days ऑफ क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन। एक अच्छे क्वालिटी के पोर्टलैंड सीमेंट और स्टैंडर्ड सैंड से जो मोटर बनेगा उसको 3 दिन क्यूरिंग करने के बाद उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 11.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, द मोटर मेड विथ कोर्सर सैंड इज स्ट्रॉन्गर देन द वन मेड विथ फाइन सैंड। जो मोटर कोर्स सैंड से बनता है वो फाइन सैंड से बनने वाले मोटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। RCC कंस्ट्रक्शन में जो कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज है वो कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 mm से ज्यादा कोर्स एग्रीगेट का साइज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, द बाल्किंग ऑफ सैंड इंक्रीजेस विथ एडिशन ऑफ वाटर अप टू अबाउट। कितना वाटर ऐड करने तक सैंड का जो बल्किंग है वो इंक्रीज करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सैंड के वेट के अगर 5% तक हम वाटर ऐड करेंगे तो सैंड का बल्किंग जो है वो इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट शुड प्रोसीड
कंक्रीट का जो कंसोलिडेशन है वो कब स्टार्ट होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इमीडिएटली आफ्टर प्लेसिंग। प्लेस करने के इमीडिएट बाद ही कंक्रीट का कंसोलिडेशन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 16, द वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। सीमेंट कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट का क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कंक्रीट का वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी उसके सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर ड्यूरेबल कंक्रीट इज। ड्यूरेबल कंक्रीट के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.8 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज यूजुअली इम्प्रूव्ड बाय। सीमेंट कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट का क्वांटिटी इंक्रीज करके सीमेंट का ड्यूरेबिलिटी बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट इंक्रीजेस विद। सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम एग्रीगेट का साइज इंक्रीज करेंगे तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और अगर कंक्रीट के क्यूरिंग में जो वाटर यूज़ किया जा रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम हुआ तब भी कंक्रीट का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। एग्रीगेट का साइज बढ़ने से कंक्रीट का डेंसिटी इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द श्रिंकेज ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट इज अबाउट। ऑर्डिनरी कंक्रीट का श्रिंकेज कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्डिनरी कंक्रीट का श्रिंकेज 0.3 to 0.6 मिलीमीटर पर मीटर होता है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये समझने वाले तो है नहीं, इनको याद ही करना पड़ेगा, तो इनको अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है। और अगर आप जॉब इंटरव्यू में भी बैठते हैं तो उनमें भी ये सारे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस या फिर IS स्पेसिफिकेशंस, द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड आफ्टर। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंक्रीट का फुल स्ट्रेंथ कितने दिनों के बाद अचीव होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 28 दिनों के बाद कंक्रीट अपना फुल स्ट्रेंथ अचीव करता है। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशंस द कंक्रीट शुड बी क्योर्ड अंडर अ ह्यूमिडिटी ऑफ। IS स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंक्रीट को कितने ह्यूमिडिटी में क्योर करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 90% ह्यूमिडिटी में कंक्रीट को क्योर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशंस द टेम्परेचर फॉर क्योरिंग इज। IS स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से क्योरिंग के दौरान टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कंक्रीट को हमें क्योर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, द स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड टू मेजर इट्स। कंक्रीट के स्लम टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंक्रीट के स्लम टेस्ट में हम कंक्रीट का कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्री इज कॉल्ड। पेड़ का जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेड़ के सेंट्रल पार्ट को पिथ कहते हैं। यहाँ पे इमेज में आप ट्री का एक क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है ये वाला, तो इसको हम पिथ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पिथ टू कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड। पिथ से कैम्बियम लेयर तक जाने वाले रेडियल फाइबर्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनको मेडुलरी रेस कहा जाता है। इस क्रॉस सेक्शन को देखिए, जो पिथ से लाइन टाइप का निकल रहा है उसको हम मेडुलरी रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड अनवेंटिलेटेड स्टोरेज इज कॉल्ड। ओवर मैच्योरिटी और अनवेंटिलेटेड स्टोरेज के वजह से वुड में जो डिफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, उसको फॉक्सीनेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द डिफेक्ट कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज कॉल्ड। टिम्बर को अच्छी तरह सीजनिंग नहीं किए जाने से जो डिफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इस टाइप के डिफेक्ट को हनी कॉम्बिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। टिम्बर के सीजनिंग करने से क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टिम्बर को सीजनिंग करने से इसका स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 32, द मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर फॉर फ्रेमवर्क शुड नॉट एक्सीड। फ्रेमवर्क बनाने में जो टिम्बर का यूज़ किया जाता है उसका मॉइस्चर कंटेंट कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उसका मॉइस्चर कंटेंट 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एयर सीजनिंग ऑफ सॉफ्टवुड इज। सॉफ्टवुड को एयर सीजनिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवुड का एयर सीजनिंग करने में 60 to 90 डेज लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीजनिंग ऑफ टिम्बर इन किल्न सीजनिंग इज। टिम्बर के किल्न सीजनिंग में कितना टाइम लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टिम्बर के किल्न सीजनिंग में 10 से 20 दिन लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द टिम्बर हुज थिकनेस इज लेस देन 5 सेंटीमीटर एंड विथ एक्सीड 12 सेंटीमीटर इज कॉल्ड।
जिस टिम्बर का थिकनेस 5 सेंटीमीटर से छोटा होता है और उसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, उस टाइप के टिम्बर को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इस टाइप के टिम्बर को बोर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन व्हिच डायरेक्शन? टिम्बर का स्ट्रेंथ कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पैरेलल टू द ग्रेन्स। टिम्बर का जो मेडुलरी रेज होता है उसके पैरेलली अगर हम टिम्बर को काटेंगे तो उसका स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 37, एन असेंबल प्रोडक्ट मेड अप ऑफ वेनियर्स एंड एडहेसिव इज कॉल्ड? लकड़ी का जो स्किन होता है उसको और एडहेसिव को असेंबल करके जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इस प्रोडक्ट को हम प्लाईवुड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द थिकनेस ऑफ 5 प्लाई शीट वेरीज फ्रॉम? 5 प्लाई शीट का थिकनेस कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 प्लाई शीट का थिकनेस 6 to 9 मिलीमीटर के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, द थिकनेस ऑफ लैमिन बोर्ड वेरीज फ्रॉम? लैमिन बोर्ड का थिकनेस कितने से कितने के बीच में वेरी करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लैमिन बोर्ड का थिकनेस 12 से 25 mm के बीच में वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 40, द वुड जनरली यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर्स इज? रेलवे में जो स्लीपर होते हैं उनको बनाने के लिए कौन से टाइप का वुड का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे के स्लीपर्स बनाने में काइल वुड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, द चीफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ पेंट इज? पेंट का चीफ इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पिगमेंट। ये पिगमेंट ही पेंट में जो कलर है वो कलर प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 42, द लिक्विड मीडियम यूज्ड इन ऑयल पेंट्स इज? ऑयल पेंट में कौन से लिक्विड मीडियम का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑयल पेंट में लिंसेड ऑयल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, द पिगमेंट इन पेंट इज मिक्स टू गिव डिजायर्ड? पेंट में पिगमेंट को क्यों मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो पिगमेंट है उसी की वजह से जो पेंट का कलर आता है उसी की वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 44, द लिक्विड पार्ट ऑफ द पेंट इज? पेंट का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेंट के लिक्विड पार्ट को वेहिकल या फिर कैरियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, द लिक्विड मीडियम यूज्ड इन एनामल पेंट इज? एनामल पेंट में कौन से लिक्विड मीडियम का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनामल पेंट में वर्निश को एज ए लिक्विड मीडियम यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, द मेटेलिक ऑक्साइड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इन अ पेंट इज कॉल्ड? पेंट में पाउडर के फॉर्म में जो मेटेलिक ऑक्साइड मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेटेलिक ऑक्साइड जिसको पाउडर के फॉर्म में पेंट में मिलाया जाता है उसको बेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द बेस इन अ पेंट इज एडेड टू? पेंट में बेस क्यों मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जिस सरफेस को हमें पेंट करना है उसको हाइड करने के लिए पेंट में बेस को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, द कॉमनली यूज्ड बेस इन अ पेंट इज? इनमें से किन को पेंट में बेस के तौर पे यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनी वन ऑफ दिस। आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या फिर टाइटेनियम व्हाइट, इनमें से किसी को भी बेस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, द थिनर यूज्ड फॉर ऑयल पेंट इज? ऑयल पेंट में थिनर के तौर पे किसको यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टर्पेंटाइन को ऑयल पेंट्स में थिनर के तौर पे यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, लिंसेड ऑयल इन पेंट इज यूज्ड एज? पेंट में लिंसेड ऑयल को किस तौर पे यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेंट में लिंसेड ऑयल को कैरियर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसी तरह सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जीके, करंट अफेयर्स और सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इंडोर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विथ लर्निंग सिविल। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।